सभी गुणीजनों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए भी और हमारे साथ मौजूद होने के लिए भी यहाँ पर। कनाडा में हिंदी और उर्दू साहित्य, इस विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। एक बहुत ही कश्मीरी भाषा के ऊपर अभी जो बातचीत हुई उससे तो मन बिल्कुल बहुत एकदम क्या कहें नम हो जाता है। लेकिन आज अभी हम जो बातचीत करने जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं मेरे जो सहभागी हैं यहाँ पर जिनसे मैं बात कर रही हूँ, मीना चोपड़ा जी और इरफान सत्तार साहब। तो इरफान सत्तार मीना चोपड़ा जी के बारे में ये है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, डिज़ाइनर हैं, एक कला शिक्षक और साहित्यिक कार्यक्रमों की निर्माता भी हैं। वह अंग्रेज़ी और अपनी मूल हिंदी भाषा दोनों में लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, रचनाएं करती हैं और उनकी कई काव्य पुस्तकें हैं और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिकाओं और संकलनों में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। मीना जी ने कोई 100 से भी अधिक देशों में अपनी पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया है और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कला और कविता पर एकेडमिक पेपर्स प्रस्तुत किए हैं। मीना जी कई पुरस्कारों की भी प्राप्तकर्ता रही हैं, जिनमें विजुअल आर्ट्स मिसिसागा का प्रथम पुरस्कार, सिविक रिकॉग्निशन अवार्ड और पिछले साल ही इनको नालंदा अवार्ड मिला हिंदी लेखिका के रूप में, कवित्री के रूप में। और ताहिर गोरा साहब के इस कार्यक्रम में उनको ये अवार्ड दिया गया था, जो कि वो ख़ुद कहती हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कनाडा की धरती पर ये अवार्ड मिलना। हमारे साथ हैं इरफान सत्तार भाई। इरफान सत्तार भाई गज़ल, आप जानते होंगे कि गज़लकार हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। इरफान सत्तार जी मूल रूप से कराची से हैं और 2010 से वे कनाडा में रह रहे हैं। उर्दू गज़ल के जाने माने नामों में से उनका एक नाम है कनाडा में। उनका पहला जो कविता संग्रह था वो तकरारे साथ 2005 में कराची से प्रकाशित हुआ था और दिल्ली भारत से 2016 में दूसरा संग्रह जिसका शीर्षक सायते इम्कान है और सबसे नई पुस्तक उनकी जो वास्तव में लाहौर में 2017 में ये इश्क है। इनकी ये 2 किताबों में से कुछ चुनी हुई गज़लें उनमें संकलित हैं। इनकी लेखनी समकालीन है, जिसे कि हम कंटेम्प्रेरी कह सकते हैं। इरफान जी को भारत और पाकिस्तान दोनों में साहित्य के गंभीर पाठकों द्वारा बहुत बहुत पसंद किया गया है और उनको पिछले साल नालंदा अवार्ड कंटेम्प्रेरी पोएट के रूप में दिया गया था। अब हम अपनी बातचीत अगर शुरू करते हैं तो हिंदी और उर्दू साहित्य का कनाडा की धरती पर आज क्या स्थिति है, फ्यूचर या आगे भविष्य क्या होगा, मगर उससे भी पहले हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पास्ट में, इतिहास में। जब भारतीय यहाँ आने लगे कनाडा में, ये बहुत पहले की बात है। 1904 में स्टैटिस्टिक्स ऐसे बताती है कि 1904 में यहाँ आना शुरू हुआ था भारतीयों का, लेकिन बहुत सारी इमिग्रेशंस की पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से नहीं आने दिया जा रहा था। कामागाटा मारू वगैरह के बारे में तो जानते ही हैं। एक्चुअली 1967 में इमिग्रेशन लॉज में बदलाव हुए और फिर पॉइंट सिस्टम लागू किया गया और उसके बाद बड़ी तादाद में भारतीय आने लगे और साथ में सिर्फ भारतीय नहीं, उस एशिया के उस हिस्से के लोग आने लगे और उस समय शुरू हुई एक्चुअली जो कहा जाता है कि साहित्य जो है वो हमारे कनाडा में हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य बढ़ने लगा। साहित्यकारों को वो रिकॉग्निशन मिलने लगी और 1967 के बाद फिर मैगज़ीन्स प्रकाशित होने लगी। मैं पूछना चाहूँगी मीना चोपड़ा जी से, जो कि यहाँ पर 2003 से रह रही हैं, तो उन्होंने तो ये दौर देखा है, मगर ये बहुत सारे हिंदी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं जो कि बहुत पुरानी हैं, बहुत शुरू में ये शुरू हुई थी और वो आज भी चल रही हैं। तो मीना जी, आप हमें बताइए कि क्या है इतिहास हिंदी साहित्य का, अगर हम बात करें तो। जैसे कि मानुषी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस फोरम के लिए ताहिर जी को भी बहुत धन्यवाद।
मानुषी जी, जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे कि यहाँ पर शुरू में जब लोग आए तो पत्रिकाएं यहाँ पर काफ़ी छपने लगीं, और आपने ही एक पत्रिका का उसमें उल्लेख किया था कि रघुवीर सिंह विश्व भारती थे जिन्होंने हिंदी संवाद के नाम से एक पत्रिका शुरू करी थी, और मैं अगर गलत नहीं तो ये 1966 70 की बात होगी, 70 की दशक की बात होगी। और फिर उसके बाद कई पत्रिकाएं यहाँ पर छपी हैं। जो लोग भाषा से प्यार करते थे, जो लोग साहित्य से प्यार करते थे, ऐसे बहुत लोग यहाँ आए, और अंकुर छपी और भी कई पत्रिकाएं छपी, जिसमें आजकल जो एक पत्रिका ने एक बहुत अच्छा नाम बनाया वो है चेतना। अब चेतना के बाद फिर वेब पे छपी, वेब पे आपकी सुमन घई जी की है साहित्य कुंज छपनी शुरू हुई। लेकिन आजकल मेरे सामने बैठे हैं सेतु और के इनका जो अमेरिका से कैनेडियन चैप्टर छपना शुरू हुआ है, उसने वाकई में ही बहुत यहाँ पर नाम भी बनाया है, और बहुत इनोवेटिव तरीके से ये बाइलिंगुअल पत्रिका है और बहुत इनोवेटिव तरीके से ये काम कर रहे हैं। पर इसके साथ साथ मनुष्य यहाँ पे बहुत गोष्ठियाँ भी होती रहीं। पहले मंदिरों में होती थी, फिर लाइब्रेरीज में स्पेस मिलनी शुरू हुई, वहाँ गोष्ठियाँ हुई, हिंदी राइटर्स गिल्ड भी बनी, फिर कई ये जो आपकी संस्थाएं हैं जैसे हिंदी साहित्य सभा और विश्व हिंदी संस्थान और अखिल विश्व हिंदी समिति, 4 का नाम मेरे को इस वक्त जहन में आता है, पर और भी कई संस्थाएं, और सारी संस्थाएं हिंदी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी में काउंसलेट से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो ये स्थिति बहुत ही अच्छी है यहाँ पर। और काफ़ी साहित्यकार हैं हमारे, कई पुराने भी साहित्यकार हैं। तो जी, मैं ये सोच रही थी कि जैसे कि आपने अभी एक बात कही इरफान भाई, मैं आपसे भी इसी बारे में बात करना चाहूँगी कि उर्दू साहित्य भी उसी वक्त मेरे ख्याल से आई होंगी, उसी वक्त शुरुआत हुई होगी। आप तो 2010 में यहाँ पर आए हैं, तो आप यहाँ की अब की स्थिति के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं, ख़ुद भी लिख रहे हैं। मगर पहले जो उर्दू साहित्य था उसको, और फिर सिर्फ लिख लेना या फिर किताबें पब्लिश कर लेना ही या मुशायरों में भाग ले लेना, ये तो मुझे नहीं लगता कि हम कनाडा में रहकर किसी भी उर्दू कह लें या हिंदी साहित्य कह लें, इसकी बड़ी सेवा हो रही है। लेकिन हमें ये है कि हाँ, फ्यूचर जनरेशन जो है उसको भी हमें आगे लेकर आना है। तो आप हमें बताएं कि उर्दू साहित्य का किस तरह से कनाडा में क्या चल रहा है अभी। बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने बहुत अच्छा किया आखिर में कि फ्यूचर की बात की, क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो हिस्ट्री तो हम सब जानते ही हैं, ज़ाहिर है हिंदी और उर्दू आगे पीछे ही यहाँ पे शुरू हुआ था मामला। असल बात इस वक्त जो गौर करने की है वो ये है कि अगर हम इस वक्त का दुनिया में अदबी मंजरनामा देखें तो अगर हिंदुस्तान में कोई बैठ के हिंदी कविता की बात करेगा तो मीना जी का नाम लेगा, ठीक है ना। नॉवेल की बात करेगा तो ताहिर का नाम लेगा। पाकिस्तान और इंडिया में जब गज़ल की बात होती है तो यहाँ पे अशफाक हुसैन हो या शाहिदा हसन हो या नसीम सैयद हो, या अमेरिका से बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो उसमें। तो अभी तो हम एक उमूमी धारे से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं। जो भी मेन स्ट्रीम में काम हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका से शामिल हो रहा है। असल गौर करने वाली बात यह है कि ये काम जो लोग कर रहे हैं वो हैं कौन लोग। ये वो लोग हैं या वो नस्ल है जिसकी बुनियादी तरबियत इंडिया या पाकिस्तान में हो चुकी थी जब वो यहाँ पर आए थे। मीना जी भी जब यहाँ पर आई थी तो बुनियादी तरबियत लेकर आई थी, इन्होंने यहाँ आके सीखा नहीं, उसको पॉलिश किया होगा। मैं भी जब 2010 में आया तो मैं मतलब जॉन एलिया की नशिस्तों से उठकर आया था, तो जो कुछ सीखना था वो उस वक्त हम सीख चुके थे। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आप मुझसे पूछें तो 1-2 डेकेड से ज़्यादा मैं उर्दू हिंदी लिटरेचर को जाता हुआ नहीं देख रहा नॉर्थ अमेरिका में। उसकी वजह यह कि हम साल में एक दफ़ा इस तरह जमा होते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, मगर उसके बाद अगले साल का इंतज़ार करते हैं।
दो बड़े मसाइल हैं। एक तो हमारी नई जनरेशन को एप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उसको कभी बताया ही नहीं गया कि शेर होता क्या है, उसको परखते कैसे हैं। कविता जब ये लिखती हैं मीना जी तो वो तो मुश्किल लफ्ज़ देखकर ही भाग जाता है कि ये किसको समझ आएगा, हालांकि खूबसूरती सारी वही है। तो ये उनका कसूर नहीं है, उन्हें कोई नहीं बता रहा। इसी तरह जो नए लिखने वाले हैं, एक तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है कि आपके अंदर वो रिदम है, राइम है, थोड़ी बहुत ज़ुबान आपने सीख ली, आप शायरी कर लेंगे, चाहे आप नज़्म लिख रहे हों या गज़ल लिख रहे हों या अफसाना लिख रहे हों। लेकिन उसको लंबा अरसा चलाने के लिए आपको तरबियत चाहिए, आपको सीख चाहिए उसकी, और बहुत मुस्तकिल बुनियादों पे चाहिए। उसका हमारे यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। हमारे यहाँ नई जनरेशन में लोग हैं, लेकिन हम नई जनरेशन जिनको कह रहे हैं वो भी अब मिड-40s और अर्ली 50s वाले लोग हैं। जी, आप उर्दू साहित्य की बात कर रहे हैं यहाँ भारत में, मैं हिंदी की भी बात कर रहा हूँ। अच्छा, हिंदी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। अमेरिका में जो लिटरेचर साउथ एशियन, जिसको हम उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, बलोची, सिंधी, पंजाबी जो भी हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारी अगली जनरेशन के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, हमें उससे गरज ही नहीं है कि हमारी महफिलों में वो लोग शामिल होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या उनकी समझ में कुछ आता है। समर में क्या कोई ऐसी तरबियत की जा सकती है जहाँ पे बच्चों को उनकी ज़ुबान से वाक़फ़ियत के लिए कम से कम कुछ इंतज़ाम किया जाए? हम कुछ भी नहीं कर रहे। और ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, पाकिस्तान और भारत में भी यही हाल है। भारत में एक तबका वो है नए लिखने वालों का जो उर्दू ख़ुद सीखता है। तो फैल चतुर्वेदी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके शागिर्दों में बहुत सी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं, लेकिन उनको तरबियत मिल रही है। उमूमी धारे में हमारे यहाँ हम कर चुके हैं। हमारी जो लिटरेरी सोसाइटी है वो अब एक सब कल्चर है, हम कल्चर का हिस्सा नहीं रहे। तो उसके ऊपर काम करने की मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरत है हर लेवल पर। और ये जब आप मेन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो मुझे यही लगता है कि आप सही कह रहे हैं कि हमारी यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं ख़ुद टीचर हूँ यहाँ पर, और मुझे लगता है कि वो नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए था। अब देखिए, हिंदी हमारे यहाँ टोरंटो में, टोरंटो बोर्ड में या यॉर्क रीजन बोर्ड में, वहाँ पर एक हेरिटेज भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। शायद वीकेंड में कभी पढ़ाई जाए, सैटरडेज़ को। लेकिन जो कुछ भी करना होता है उस टीचर को करना होता है अपने इनिशिएटिव के साथ, कि वो अपनी एक क्लास चलाए, स्कूल के बाद बच्चे आए पढ़ें, जिन माँ बाप को भेजना है बच्चों को वो भेजें। तो ये एक तरह से मेन स्ट्रीम बोर्ड में नहीं हो पा रहा है, लेकिन टीचर के खुद की इनिशिएटिव से हो रहा है। हाउएवर, ऑटवा में एक स्कूल है जो 1971 में खुला था, और वहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है और उसको बोर्ड सपोर्ट करता है। तो इस वजह से वो आज भी चल रही है और उसमें हिंदी पढ़ाई जाती है। और तो इस तरह की कोई अगर इनिशिएटिव हो जाए एजुकेशनल लेवल पे, लेकिन बात ना हर चीज़ घर पे शुरू होती है। घर में ही क्या हम हिंदी में अपने बच्चों से बात करते हैं या उर्दू में बात करते हैं? करते भी हैं तो वो बच्चा अंग्रेज़ी में जवाब वापस करता है और हम उसको मना नहीं करते। एक छोटी सी बात अगर आप इजाज़त दें, फिर मीना जी की तरफ चलिए। मसला ये होता है कि लिटरेचर जो है ना वो सिर्फ ज़ुबान का मसला नहीं है। जॉन साहब की एक नज़्म है दरख्त ज़र्द, उसमें वो कहते हैं कि ज़ुबान का यूँ भी मतलब बात समझाना नहीं होता, समझ में कोई भी मतलब कभी आना नहीं होता। लिटरेचर जो है वो एक्सप्रेशन है एहसास का और कैफियत का। अगर मेरा शेर सुन के कोई ये कहता है कि यार क्या बड़ा ख्याल बांध दिया, तो मुझे कोई खुशी नहीं होगी। ख्याल तो मैं नसर में भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर उसे ये लगता है कि हाँ यार ये मेरे दिल की बात कहती, वह निकले उसके दिल से फ़ौरन, उसके लिए सिर्फ ज़ुबान की हद तक का मामला नहीं है। हम जो लिटरेचर के लोग हैं ना, जो इन चीज़ों को जानते हैं, हमें ये कोई ना कोई सूरत निकालनी होगी जिसमें कोई वर्कशॉप्स हों, कोई ट्रेनिंग की चीज़ें हों, जिसमें हम कम से कम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ काम करें। वो बात बहुत अहम है कि स्कूलों की सतह पर ज़ुबान सिखाई जानी चाहिए, घर में माँ बाप को उर्दू और हिंदी बोलनी चाहिए, मगर उससे ज़्यादा ये अहम है कि वो लोग जब ज़ुबान सीख कर आगे आएंगे तो लिटरेचर में कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उनको मज़ीद तरबियत की ज़रूरत होगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर हमने पिछले 50 साल में नहीं किया तो हमें कम से कम 25-30 साल और लगेंगे। अब यहाँ पे जैसे रिसाला निकल रहा है अमेरिका से, कनाडा चैप्टर शुरू हो गया, मगर क्या नॉर्थ अमेरिकन लिटरेचर की कोई वेबसाइट है यहाँ पे?
अगर कोई भारत में बैठा हुआ या कराची में बैठा हुआ देखना चाहता है कि कौन क्या काम कर रहा है, तो जब तक वो मुझे फेसबुक पे ढूंढता हुआ मेरे पेज तक नहीं आएगा उसे तो नहीं पता। तो ये चीज़ें अब जैसे ताहिर बैठे हुए हैं, ये ऐसे काम कर सकते हैं कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट विच इज़ डेडिकेटेड टू नॉर्थ अमेरिकन हिंदी, उर्दू एंड रीजनल लैंग्वेजेस लिटरेचर। जी मीना जी, इस बारे में आप बात करना चाहेंगे? क्योंकि वेबसाइट्स जहाँ तक मेरा ख्याल है बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और एटलीस्ट हिंदी लिटरेचर की जहाँ तक मैं बात करूं तो काफ़ी। तो हिंदी राइटर्स गिल्ड की बात कर, साहित्य कुंज की बात करूंगी। उसमें साहित्य कुंज में आपको सारा लिटरेचर नॉर्थ अमेरिका का भी आपको मिल सकता है, और बल्कि सेतु की साइट पे भी आपको नॉर्थ अमेरिका का मिल सकता है। दूसरी चीज़ जो ताहिर भाई ने बात कही, तो मुझे लगता है कि जब तक ज़िंदगी में रिदम है, जब तक हम रिदम को पकड़ते हैं, तब तक भाषा कहीं जाती नहीं। और इसमें एक थोड़ी सी ऊपरी सतह पे आके मैं बात करूँगी, हमको चाहे बॉलीवुड पसंद हो या ना हो, उसका कंट्रीब्यूशन जब तक है हिंदी उर्दू कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि आजकल यहाँ पर पैदा हुए बच्चे भी बॉलीवुड फिल्में देखते हैं, उसका संगीत गुनगुनाते हैं। और इस बात से मैं एग्री नहीं करती कि आजकल पोइट्री बॉलीवुड फिल्मों में नहीं है। हम इसका एक प्रोग्राम भी बना रहे हैं वेब पे। इसमें बहुत अच्छे पोइट्स हैं, और वो जब रिदम के साथ उतरती है तो आप उसमें घुल मिल जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा लिटरेचर कहीं नहीं जाता जब तक उसमें और मीडियम्स उसमें मिलके आए, मतलब नृत्य उसमें आ जाए, उसमें कई चीज़ों का समागम हो। और जैसे कि हम जानते हैं कि बॉलीवुड का कंट्रीब्यूशन, तो फिर वो मिक्स मीडिया ही हो गया ना, तो वो कंट्रीब्यूशन है। मीना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मुझे पता है कि आपकी अपनी ख़ुद की भी एक पब्लिकेशन हुआ करती थी, एक मैगज़ीन चलती थी, लेकिन वो अब नहीं चल रही है। इसी तरह से मैं और भी जानती हूँ कि बहुत मैगज़ीन्स काफ़ी हुआ करती थी हिंदी में। नवभारत टाइम्स के नाम से एक शुरू हुई थी बहुत पहले मैगज़ीन, वो बंद हो गई। हिंदी टाइम्स के नाम से एक मैगज़ीन शुरू हुई थी, वो बंद हो गई। और इस तरह से चेतना अभी भी चल रही है, मगर काफ़ी मैगज़ीन्स शुरू हुई और बंद हो गई। इसकी क्या वजह है? दूसरी बात कि अगर हम वजह ढूंढ भी लेते हैं तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? क्या होना चाहिए अगर साहित्य सुनना है, बच्चों को भी सुनाना है तो, या बच्चों को भी पढ़वाना है तो किस तरह से हो, जबकि हमारे पास ये हार्ड कॉपी मैगज़ीन्स, आज भी देखिए मैं ये पन्ने लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे सुविधा होती है, वो जाकर फिर आईफोन में या उस तरह से किताब पढ़ना या उस तरह से मैगज़ीन्स पढ़ना बच्चों के लिए, क्या आज युग बदल चुका है लेकिन कितना संभव है? आप क्या सोचती हैं? ऑडिबल और भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। बच्चे आजकल ऑडिबल पे बहुत हैं, सुनते हैं, और ताहिर भाई की भी कविताएं ऑडिबल पे हैं और सुनने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं उर्दू नहीं पढ़ पाती थी। और एक चीज़ और है, हमें उर्दू और हिंदी को, क्योंकि हम कनाडा में हैं, तो हमारे ऐसे प्रयास होने चाहिए, और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है यहाँ पर कि हम उनको मिला के चलें। ये भी, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। तो ज़िंदगी इवॉल्व होती रहेगी। अभी जब हम लोग गुफाओं में थे तो वो ज़िंदगी तो हम नहीं जी रहे, तो आगे कौन सी ज़िंदगी आनी है भगवान जाने। लेकिन कुछ मतलब उस ताकत पे भी छोड़ के हमें इतना घबराने की भी ज़रूरत नहीं कि भाषा कहीं चली। जी, एक बात जो थोड़ी देर पहले आपने कही थी कि कई संस्थाएं हैं हिंदी की। इरफान भाई, मैं नहीं जानती उर्दू में भी ऐसी कई संस्थान हैं या बस कोई एक संस्थान मैं जानती हूँ, जैसे कि ताहिर भाई जो कर रहे हैं वो है। लेकिन हिंदी में पहले हुआ करती थी हिंदी साहित्य सभा, बहुत पुरानी संस्थान है, वो अब धीरे धीरे लड़खड़ा के चल रही है। लेकिन आज कुछ और हिंदी के संस्थान हैं जिनके नाम बताए मीना जी ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हिंदी के लिए, इन्होंने जैसे कहा कि अच्छा काम कर रही हैं। आपका क्या मानना है कि मशरूम की तरह इस तरह छोटे छोटे संस्थान होना, या एक बड़े अम्ब्रेला के अंडर में एक साथ खूब सारा काम अच्छे से हो, ये, या दोनों?
देखिए, पहले तो थोड़ी सी बात मैं वजाहत कर दूं कि हिंदी और उर्दू का मामला अलग है। हिंदी में काम हो रहा है बहुत, और सिर्फ यहाँ नहीं, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान को भी देखते हैं तो इंडिया में बहुत काम हो रहा है, पाकिस्तान में कम हो रहा है। यहाँ पे जो आपने बात की ऑर्गेनाइजेशंस की, वो हैं, मगर वो महदूद हैं सिर्फ साल में 1-2 मुशायरे करने पे, ठीक है, तो वो लिटरेचर को आगे नहीं बढ़ाएगा। दूसरा, हमें थोड़ा सा डिमार्केशन रखना होगा सीरियस लिटरेचर में और ज़ुबान में। तो जो कुछ बातें हम कर रहे हैं उससे ज़ुबान तो चल रही है, मीना जी की बात बिल्कुल सही है कि ज़ुबान कहीं नहीं जाती। हम बात कर रहे हैं प्योर लिटरेचर की, ठीक है, जो कि ज़िंदा रहता है, जो कंट्रीब्यूट करता है। वो लिटरेचर सिर्फ ज़ुबान का मुतकाज़ी नहीं होता, उसके लिए और चीज़ें भी चाहिए होती हैं। बॉलीवुड की बात की, बिल्कुल हिंदी लिखी जा रही है, रिदम भी है, बच्चे उसकी वजह से ज़ुबान से आशना हो जाएंगे, लेकिन क्या वो बच्चे आगे जाके कोई नॉवेल लिख सकेंगे, या अच्छी गज़ल कह सकेंगे, या अच्छी नज़म पढ़ सकेंगे, या उसको अप्रिशिएट कर सकेंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चनेबल मामला है। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदी में ग़ालिबन उर्दू से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मगर इस वक्त भी मैं इस बात से इख्तलाफ करूँगा कि चीज़ें बिल्कुल सही हैं और हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत है, अगर हमने इसको लेके चलना है। ज़ुबान महफूज हो जाएगी, लिटरेचर महफूज नहीं रहेगा। उसके लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। और ये जो आपने बात की, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी बात होती है, जमा होते हैं, लेकिन वहाँ से फिर देखें, हर काम साउथ एशियन लिटरेरी फेस्टिवल के अंडर या धर्मा लिटरेरी फेस्टिवल के अंडर नहीं हो सकेगा। यहाँ से आइडियाज़ पिक होंगे और उसके बाद लोग अपनी अपनी सतह पे छोटे छोटे लेवल्स पे कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे, तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड जनरेशन ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स हो, और उसको ले जाके फिर अपनी अपनी सतह पे सारे लोग इम्प्लीमेंट करें। दूसरा, एक छोटी सी बात आखिर में, हमारे यहाँ उर्दू और हिंदी लिटरेचर कन्फाइन होकर रह गया है जीटीए तक। तो ऐसा तो नहीं है कि दूसरे शहरों में लिखने वाले नहीं हैं, मगर वो कटे हुए हैं हमसे, ठीक है। तो वो भी हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से, अब एक आदमी वैंकूवर में बैठा हुआ, उसको आप साल में 1 दफ़ा मुशायरे में बुला लें, उससे तो नहीं बनेगा मामला। तो हमें काम करने की ज़रूरत है। आपसे बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा शायद डिस्कनेक्ट है कि उर्दू और हिंदी लिटरेचर में, हाँ, हिंदी लिटरेचर में बहुत काम हो रहा है। मैं खुद मानती हूँ कि संस्थाएं काफ़ी हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं बहुत ज़ोर शोर से काम कर रही हैं। लाइब्रेरी के साथ उनका एक कनेक्शन बना हुआ है और हर महीने वहाँ पे काम होते हैं। सिर्फ मुशायरा या कवि सम्मेलन नहीं होता, बल्कि कई तरह के काम हो रहे हैं। अभी एक मैं देख रही थी फेसबुक पे, अभी एडवर्टाइज हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, कि 7 साल से लेकर 12 साल के बच्चों तक, 17 साल के बच्चों तक रामलीला जो होती है भारत में बहुत मनाई जाती है, वो बच्चे परफॉर्म करेंगे। उनका कुछ ऑडिशन हो रहा है और वो सब हिंदी में होने वाला है। तो ये तो बहुत ही अच्छी पहल है और इस तरह से ही आगे बढ़ते हैं बच्चे। कुछ हो रहे हैं कार्यक्रम, जबकि मुझे याद है कि कोविड का वक्त था, उस वक्त ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते थे, तो बच्चे बुलाए जाते थे, बच्चों से कार्यक्रम कराए जाते थे। ये बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मीना जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे ये लगता है बहुत सही कह रहे हैं कि लिटरेचर का एक प्योर जो रूप है वो बदल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है उसमें कई चीज़ों का मिक्सचर आएगा। और एक चीज़ मैं मानती हूँ कि हम बॉलीवुड को नकार नहीं सकते, क्योंकि उसमें जो पोइट्री गुलजार के कविताओं पे आजकल सभी करते हैं, प्रसून जोशी हैं, किरकिरे हैं, ये पोएट्स हैं। और फिर पुराने हम जाएं तो बहुत उर्दू के बहुत नामी शायर बॉलीवुड में, बहुत अच्छी शैलेंद्र से पूरा प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे, तो जी शैलेंद्र थे, तो उनका भी पूरा प्रोग्राम अच्छा। आनंद बख्शी का है। तो हम इस चीज़ को ये नहीं कह सकते कि ये सीरियस लिटरेचर नहीं है। लिटरेचर भी अच्छा होता है, बुरा होता है। फिल्मों में भी कविताएं अच्छी होती हैं, लिरिक्स अच्छे होते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो और ये सिर्फ किसी समय तक सीमित नहीं है कि उस टाइम में अच्छा था, आज नहीं है। क्या आज प्रसून जोशी लिख रहे हैं, आज किरकिरे लिख रहे हैं, आज गुलजार लिख रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो कविताएं? और नहीं, ये सही बात है, ये हो रहा है जी। और हिंदी में काम हो रहा है, उर्दू में कुछ हो रहा है, और जैसा आपने कहा कि हम बहुत आशावान हैं और आशावान रहेंगे भी। आज हमारे पास वक्त नहीं है, वरना इस
टॉपिक तो इतना वास्ट टॉपिक है, उस पर हम बातचीत पर बात किए ही चले जा सकते हैं, लेकिन मुझे पिज़्ज़ा की गंध भी आ रही है और बहुत मन हो रहा है कि जाके अब हम खाएं भी। तो चलिए इस कार्यक्रम को इस बातचीत को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।